नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 200 प्लस क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जो भी मैंने टॉप 200 क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों। सारे के सारे इससे पहले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आरआरसी जो ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक और हमारा चैनल है दोस्तों, ओम जायसवाल, आप उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हैदराबाद में। बात करें कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान, जिसे हम सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, उसका केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद में ही ये भी स्थित है, यानी सेंटर फॉर डीएनए और फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, आपको बताना है जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न क्यों होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्रक होते हैं और हीमोग्लोबिन भी होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? आपको बताना है इनमें से कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि सभी मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त दोनों, यानी टी स्वान और एम जे स्लाइडेन ने ही कहा था कि कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोटीन। बात करें प्रोटीन की तो कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। आपको बताना है कि जो प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीनो अम्ल। तो बात के प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन जो कि वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। आपको बताना है कि जो प्रोटीन बनता है उसके लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20। बता दें कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है और इन 20 एमिनो एसिड में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अमीनो अम्ल मिलते हैं, इनमें से बताना है कि जो अमीनो अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन में। प्रोटीन जो कि वस्तुतः एमिनो अम्लों से ही बने होते हैं और मानव शरीर को लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? आपको बताना है जो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है वो इनमें से किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो कि क्रोमोसोम में होता है, और जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संरक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जीन परिवर्तन किसमें होता है? आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है जो जीन परिवर्तन होता है वो इनमें से किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए में। यानी जो जीन परिवर्तन होता है डीएनए में ही होता है, और डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के ही कारण होती हैं, और जीन आनुवंशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हमने एक ई बुक तैयार करवाया है जो कि 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों ग्रुप डी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए दोस्तों। इसका जो संपूर्ण 500 प्लस प्रश्न है उसका संपूर्ण हल ट्रिक के माध्यम से और साधारण वे में बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आपके आने वाले एग्जाम में ये ई बुक बहुत ही हेल्प करेगा, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा दोस्तों जो इस ई बुक से बाहर चला जाए। ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे विथ डिटेल आपको बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉर्नबर्ग ने। डीएनए के जो संश्लेषण का प्रतिपादन था वो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था, इसलिए इनको वर्ष 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। बताना है कि जो मानव शरीर होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 46। बता दें कि जो मानव शरीर की कायिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 46 होती हैं, जिसमें से 23 जोड़ी होती हैं, जिनमें के 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? आपको बताना है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी डब्ल्यू वेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को वर्ष 1906 में दिया गया था। और किसने दिया था? तो डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आरएनए का मुख्य कार्य है। आपको बताना है कि जो आरएनए होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए जो कि कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य है। आपको बताना है कि राइबोसोम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जो कि आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है और कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आपको बताना है कि जो आत्महत्या की थैली है इनमें से किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो इसकी खोजा था C.D. डुवे ने, और इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? आपको बताना है कि जो भारतीय वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना, उनको किसके लिए सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जो कि हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है और जिन्हें आनुवंशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य निर्धारित करने हेतु 1964 में M.W. गिरेनबर्ग तथा R.W. हॉली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए का मूल मात्रक है, आपको बताना है कि जो डीएनए है इसका मूल मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की जो मूल इकाई है वो क्या है, तो है न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, आपको बताना है कि जो डीएनए संरचना का मॉडल है वो इनमें से किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वाटसन और क्रिक ने। कब दिया था, तो वर्ष 1953 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में छपे एक लेख में जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्विक ने पहली बार डीएनए की द्विकुंडलाकार संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। आपको बताना है कि जो एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बैक्टीरियोफेज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। आपको बताना है कि कौन सी वो जांच है जो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट, जो कि एक ऐसी जांच है जिसके द्वारा एक बच्चे के पिता का पितृत्व निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन का आकार होता है, आपको बताना है कि जो जीन होता है उसका आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सर्पाकार। आपको बता दें कि जो जीन होती है वो प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशागति की इकाइयां होते हैं और प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं जो कि डीएनए के ही बने होते हैं। अगर बात करें दोस्तों कि इसे किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया था, तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शब्द का सबसे पहले नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीन बस्ती। यानी किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती या जीन पूल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया है। आपको बताना है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी थी उसमें सबसे पहले किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया था, जबकि चूहे को इस विधि द्वारा 1974 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। आपको बताना है कि जो एक कोशिका जो साइटोप्लाज्म झिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लाज्मा झिल्ली। आपको बता दें कि एक कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कोशिका जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है और इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, जिसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसे सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी लवक। बता दें कि जो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के
परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरिम कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वयुग्मन। बता दें कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, आपको बताना है जो पौधों में गैसों का विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। बता दें कि जो पौधों में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स तथा तीनों द्वारा होता है। स्टोमेटा जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र है और लेंटिकल्स जो है वो टहनी व शाखाओं के जाल में, जबकि क्यूटिकल जो है अधिकांश पौधों की बाह्यतम में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित है, आपको बताना है जो क्लोनिंग पद है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जनन विज्ञान। क्लोनिंग पद जो कि जनन विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, आपको बताना है कि जो बच्चों का लिंग होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पिता फादर पर। बच्चों का जो लिंग मुख्य रूप से पिता के एक्स या वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, आपको बताना है कि परागण के लिए इनमें से कौन सा तत्व है जो आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आग। परागण मुख्य रूप से हवा, पानी एवं कीटों द्वारा होता है और आग से परागण नहीं हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो इनमें से किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेगर मेंडल ने। आनुवंशिकता का जो सिद्धांत था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था और मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें से एक लिया जाता है, बताना है जो कोशिका होती हैं उनमें तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोज। कोशिकाओं में जो तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। आपको बता दें ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, 4 ऑप्शन है। बताना है कि जो कोशिका गतिविधियां होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है और यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन है। बताना है कि जो पौधा कोशिका का पावर हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आनुवांशिक इकाई है, 4 ऑप्शन है। बताना है कि जो आनुवांशिक इकाई है वो इनमें से क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीन। आनुवंशिक इकाई जो कि एक जीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, आपको बताना है कि हमशक्ल जुड़वा बच्चों का जन्म कब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रायः एक ही लिंग के। हमशक्ल जुड़वा का जो जन्म होता है एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण के द्वारा होता है और ये प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको बताना है कि जो जेनेटिक्स होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र।
आनुवांशिकता अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आपको बताना है जो आनुवंशिकी है वो इनमें से किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आनुवंशिकता से। आपको बता दें कि जो आनुवंशिकता के अंतर्गत जिन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकता के जनक जो हैं वो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? आपको बताना है जो ऊतक विज्ञान होता है उनमें किसका अध्ययन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊतकों का। आपको बता दें ऊतक विज्ञान में ऊतकों की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है जो वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर होता है वो किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऊतक है एक टिश्यूज। आपको बताना है ऊतक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समान कोशिकाओं का समूह। ऐसी कोशिकाओं के समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है जो गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मेंडल ने ही गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस ऊतक के कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? आपको बताना है किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी स्क्लेरेनकाइमा। आपको बता दें कि दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है और इन कोशिकाओं में कास्टिल द्वितीयक भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो ऊतक की कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विभज योतक। विभज योतकी ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका खाली स्थान है से कोनों पर मोटी हो जाती है। आपको बताएं जो कोलेनकाइमा ऊतक होती है कि कोशिका कोनों पर मोटी हो जाती हैं क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए यानी सेलुलोज और पेक्टिन। कोलेनकाइमा ऊतक या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर कोसा भित्ति के ऊपर पेक्टिन और सेलुलोज की परत जम जाती है, जिससे कोसा भित्ति कोनों पर मोटी तथा दृढ़ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जंतु। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जंतु यानी एनिमल जगत में रखा जाता है और इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, खाली स्थान है कोशिकाएं ढीली बंधी होती हैं जिससे उनके बीच बड़े अंतराकोशीय स्थान पाए जाते हैं। आपको बताना है कि खाली स्थान में क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पैरेनकाइमा।
मृदुतक या पैरेनकाइमा में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। बताना है कि कौन सा ऊतक जो कि मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोत्तक ऊतक की कोशिकाएं बहुत लंबी, सकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं और इनकी कोशाभित्ति मोटी तथा लिग्नीन युक्त होती हैं और इनकी कोशिकाएं परिपक्व हो जाने पर मृत हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि पशुओं या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो उपकला ऊतक और पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। प्रश्न में कोई उत्तर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। बताना है कि इनमें से कौन विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही जैविक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में प्रकाशित किया था और उन्होंने ही माना कि जीव प्रजातियां अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास के परिणाम से आई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेनकाइमा। पौधों में जो लचीलापन होता है इनमें कोलेनकाइमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण ही होता है और यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। बताना है कि क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रजनन। बता दें कि वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है और प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संयोजी ऊतक खाली स्थान से बने होते हैं। जो संयोजी ऊतक होते हैं वो इनमें से किसके बने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य जनस्तर। बता दें कि जो प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में मीसोडर्म या मध्य स्तर होता है और मीसोडर्म से ही संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? आपको बताना है कि जो वसा ऊतक होता है वो इनमें से किसमें उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सब क्यूटेनियर लेयर। वसा ऊतक जो कि विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं ये सब क्यूटेनियर लेयर में उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके जनक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को ही एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। और दोस्तों बात करें एडवर्ड जेनर की तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी और लुई पाश्चर ने स्वतः जननवाद तथा पाश्चराइजेशन की खोज की थी। विलियम हार्वे की बात करें दोस्तों तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको 4 वैज्ञानिक है उनके खोज के बारे में दिया हुआ है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ लिस्टर। आपको बता दें कि जोसेफ लिस्टर
कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी से संबंधित है, इसीलिए जो ये विकल्प है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तपेदिक। तपेदिक की बात करें यानी टीबी नामक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होते हैं और इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। आपको बताना है कि जो प्रतिजैविक पेनिसिलिन होता है वो किसका बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कवक से। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला जो प्रतिजैविक है वो पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियस नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। और इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शैवाल और कवक का। लाइकेन 2 जीवों का जो सहजीवन माना जाता है जिसमें शैवाल और कवक सहजीवन व्यतीत करते हैं और लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायांट तथा शैवाल घटक को फाइकोबायांट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉलेरा यानी हैजा, जो कि वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से। जबकि चेचक की बात करें दोस्तों तो ये स्मॉल पॉक्स वायरस से, और पेचिस की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी होती है संक्रामक रोग से इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वायरस के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड रोग की बात करें दोस्तों तो यह साइल्मोना टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? अभी मैंने आपको बताया है, आपको बताना है कि जो डिप्थीरिया और तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है वो किन कारणों से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैक्टीरिया तथा वायरस से। डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा तथा इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? इनमें से बताना है कौन सा है वो तत्व है जिनका सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिजैविक, यानी एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैक्टीरिया के द्वारा। दूध को जो कि लैक्टोबैलिसस नामक बैक्टीरिया द्वारा दही यानी खट्टे में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। यानी सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि वह रोग कौन सा है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टिटनेस। बता दें टिटनेस जो कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियों में संकुचन एवं प्रसारण नहीं हो पाता और यह एक असंक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यदि आपको HIV है तो आपको HIV होगा ही, यानी यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एड्स का अर्थ है, आपको बताना है कि जो एड्स होता है उसका अर्थ क्या है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स फैलता है, आपको बताना है कि एड्स जो है इनमें से किसके द्वारा फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एड्स जो कि शारीरिक संपर्क से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है, आपको बताना है कि जो पैरासीटामॉल होता है वो किसके उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शरीर के दर्द निवारक में। पैरासीटामॉल का जो उपयोग होता है वो शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वर नाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? आपको बताना है इनमें से कौन सी दवा है जो एंटीबायोटिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कि प्रथम एंटीबायोटिक है और इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की नामक कवक से की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन का अवशोषण। आपको बता दें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइबोजियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है और लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किण्वन क्या है? आपको बताना है जो किण्वन है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जैविक उत्प्रेरक। किण्वन जो कि एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन की क्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है और किण्वन की क्रिया मीठे पदार्थों के घोल में भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो पनीर होता है उसको बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेनी। पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम किण्वक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपको बताना है कि जो ब्रेड बनता है उसको बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख ईस्ट है सेकेरोमाइसीज सेरेविसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? आपको बताना है कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लुएन हॉक। जीवाणुओं की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुएन हॉक ने 1676 में की थी और जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदियों
तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि जो नदी तालाब में हरे पौधे पाए जाते हैं, जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शैवाल कहा जाता है। नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय पौधों को शैवाल में हरित लवक पाया जाता है, अतः यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चिकन पॉक्स, यानी चेचक या चिकन पॉक्स रोग विषाणु के कारण होता है, जो कि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण तथा यक्ष्मा व हैजा जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा परजीवी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा परजीवी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घरेलू मक्खी, जो कि परजीवी नहीं है, जबकि जू, मच्छर और किलनी परजीवी जंतु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। आपको बताना है कि विषाणु के द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पोलियो। पोलियो जो कि पोलियो या शिशु अंगघात विषाणु से होने वाली बीमारी है, जो कि प्रायः छोटे बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अम्ल है जो पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेट के जीवाणुओं का नाश करता है और मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव हैं जो नियंत्रित करते हैं। आपको बताना है जो शाकनाशी रासायनिक द्रव हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपतृण का। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव हैं जो अपतृण या खरपतवार का नाश करते हैं तथा उनके फैलाव को भी नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। वायरस किसको छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्या होगा, तनाग्र। दिख नहीं रहा है ऑप्शन, तनाग्र जो है वो इसको छोड़कर पौधे को संक्रमित सामान्य विषाणु जो कि तनाग्र यानी सूट अपेक्स को छोड़कर समस्त पौधों को नष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायलेक्सिया संबंधित है। आपको बताना है जो डायलेक्सिया है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित बीमारी है डायलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। आपको बताना है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लैजिला। बता दें जीवाणुओं के जो ऊपरी भाग पर रोम जैसी संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिला या कशाभिका भी कहते हैं, जो कि गति में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। आपको बताना है कि दूषित पानी से कौन सा रोग नहीं होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मीसल। बता दें कि दूषित पानी के कारण हैजा, टाइफाइड, पीलिया हो जाता है और दूषित पानी से मीसल यानी खसरा नहीं होता है, यह विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। आप बताना है कि कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो कि एक विषाणु जनित यकृत रोग है और यह यकृत को प्रभावित करता है। यह दूषित जल, रक्ताधान अथवा संक्रमित सुई से फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेग्यूमिनस पौधों में,
लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सामान्यतया नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है कि पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी RNA। RNA की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु TMV था और पादप विषाणु का संवहन प्लाज्मोडेमाटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। आपको बताना इनमें से कौन है जो कि नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CO2। प्रकृति में नाइट्रोजन जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्यतः कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन तथा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन कुछ जीव को छोड़कर इसका सीधे प्रयोग करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट कीटभक्षी पौधा नहीं है और यह एक गैर संवहनी ब्रायोफाइट पौधा है जो विशेषतः आर्द्र एवं नम स्थानों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। बताना है कि किस समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थैलोफाइटा। शैवाल या फंगी दोनों को ही थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है और ये अति प्राचीन तथा सरल पादप है जिनमें पादप अंग, जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है जो MMR का टीका होता है वो किस बीमारी में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खसरा कंठमाला का रोग, रूबेला। MMR की बात करें तो मिसल्स, मम्स और रूबेला की बीमारी में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिगमंड फ्रायड क्या है। आपको बताना है कि सिगमंड फ्रायड जो इनमें से क्या हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सिगमंड फ्रायड जो कि एक मनोवैज्ञानिक और एक चिकित्सक दोनों थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी हो जाती है और पानी में इस तत्व की अधिकता से भी फ्लोरिसिस नामक बीमारी हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। आपको बताना है इनमें से किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दांत और मसूड़ा। मानव शरीर के इन दोनों में दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है और इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं और मसूड़ों से खून निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है वो क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेबीज। बता दें कि हाइड्रोफोबिया जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है और कुत्ते के रेबीज मनुष्य को पागल बना देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार है इंजेक्शन जो कि लुई पास्चर ने आविष्कृत किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है। आपको बताना है हीमोफीलिया जो कि एक आनुवंशिक रोग है, इसका परिणाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रक्त का नहीं जमना। आपको बता दें कि कुछ बीमारियों में रोगी की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्त स्त्राव होता रहता है और हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक बीमारी में भी ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्यूपंक्चर में
अधिक प्रचलित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम बार रिपीट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो एक्यूपंक्चर है किस देश में अधिक प्रचलित में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीन में। आपको बता दें कि जो एक्यूपंक्चर है वो एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है और यह पद्धति दर्द को दूर करने तथा अनेक प्रकार की रोगी दशाओं, मलेरिया और गठिया आदि रोगों का उपचार करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? आपको बताना है जो कैंसर है वो अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ल्यूकेमिया। कैंसर जो कि अस्थि मज्जा की ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, इनमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कर्क रोग यानी कैंसर। अधिश्वेत रक्तता रक्त या अस्थि मज्जा का कर्क रोग है और इससे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है तथा रोगी को विभिन्न संक्रमण जन्य रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी छूत की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया रोग जो कि छूत की बीमारी नहीं है और यह एक मानसिक रोग है। इसमें इच्छा अथवा आशा के विघात होने पर आवेशपूर्ण नाटकीय व्यवहार, रोगी के हाथ पैर में अकड़न और शरीर में कपकपी होती है, यही होता है हिस्टीरिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? आपको बताना है कौन सा रोग है जिसमें रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी टिटनेस। टिटनेस जो कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है और इसमें मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है और टाइफाइड साल्मोना ट्राइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। धनुष्टंकार का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि जो धनुष्टंकार होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टिटनेस। बता दें धनुष्टंकार का जो तात्पर्य है वो टिटनेस है जो एक प्रकार की बीमारी है और इसका एक नाम सतत पेशी संकुचन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोइटर। घेंगा रोग जो कि आयोडीन की कमी से होता है, यह मच्छरों से फैलने वाला रोग नहीं है। और बात करें दोस्तों डेंगू बुखार की और मलेरिया और फाइलेरियासिस की, तो यह मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि जो पानी है उससे होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाइफाइड। टाइफाइड जो कि साल्मोनेला ट्राइफी नामक जीवाणु से होता है और यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोग की उद्भवन अवधि 5 से लेकर 20 दिन तक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना है कि जो टाइफाइड रोग हो जाता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आहार नाल। टाइफाइड जो कि छोटी आंत को प्रभावित करता है और छोटी आंत आहार नाल का भाग होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आपको बताना है कि जो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आंत। आंत जो कि मानव शरीर का वह अंग है जो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? 4 ऑप्शन है। बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी
टाइफाइड। टाइफाइड जो कि पीत ज्वर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो ईडिस इजिप्टियाई जाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मलेरिया। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और यह मच्छर एनोफिलीज के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि आपको बताना है जो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मलेरिया। बता दें मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी प्लाज्मोडियम होता है जो प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी वह मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। और मलेरिया जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है और मलेरिया की प्रमुख दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपको बताना है इनमें से किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है और यह रोग शरीर में लौह तत्व की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सार्स का पूर्ण रूप क्या है यानी सार्स का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी जो सार्स का पूरा नाम है वो क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपिडर्मिस रोग संबंधित है। आपको बताना है कि जो एपिडर्मिस रोग है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्वचा स्किन। एपिडर्मिस रोग त्वचा में होता है और इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है और त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? आपको बताना है कौन सा वो अंग है जिसके दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्न्याशय। मधुमेह रोग अग्न्याशय के खराब होने के कारण होता है और इस रोग में अग्न्याशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? आपको बताना है कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टिटनेस। टिटनेस जो कि क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी नामक जीवाणु से होता है और इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है, शरीर में ऐंठने लगती है और इस रोग को धनुष्टंकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी टाइफाइड। जो कि ये आपको बता दें कि टाइफाइड जो कि डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में लगाया जाता है और टाइफाइड जो होता है वो डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। आपको बताना है जो ये बीमारी है वो किसकी बीमारी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आँखों की। एस्टिगमेटिज्म यानी अबिंदुकता आँखों की बीमारी है और यह रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है और इसे भेंगापन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
एथलीट फुट रोग किससे होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो एथलीट फुट रोग है वो किससे होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फंगस से। एथलीट फुट नामक रोग ट्राइकोफाइटन कवक यानी फंगस से होता है और इससे पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, मैक्सिमम बार आया है क्वेश्चन। आपको बताना है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेक, गला, जो कि डिप्थीरिया रोग कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है और इस रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ग्लूकोमा व टेक्रोमा बीमारी है। आपको बताना है ग्लूकोमा और टेक्रोमा नामक बीमारी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आँखों की। ग्लूकोमा व टेक्रोमा या रोहा आँखों की बीमारी है और इनमें आँखों का कॉर्निया बढ़ जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं तथा व्यक्ति निद्रा की अवस्था में लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। आपको बताना है किस अंग के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत, लीवर। मानव शरीर में लीवर में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। आपको बताना है जो बीसीजी का टीका होता है ये वो किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षय रोग। बीसीजी अर्थात बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, जो कि एक प्रतिरक्षी टीका है जो तपेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। आपको बताना है जो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई से जो प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है और इसके उपचार हेतु विटामिन ई युक्त आहार लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। आपको बताना है जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इससे ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन ए। मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसका अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों तो रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। आपको बताना है किडनी की जो समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विसरण। आपको बता दें कि किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में विसरण का प्रयोग सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। आपको बताना है कौन सी बीमारी है जो टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायबिटीज़। बात करें डायबिटीज़ या मधुमेह रोग को तो टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता और यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्प स्त्रावर से होता है और इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स एक बीमारी है। आपको बताना है रिकेट्स इनमें से किसकी बीमारी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हड्डियों की। रिकेट्स जो कि हड्डियों की एक बीमारी है और इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आपको बताना है कि जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेमी से अधिक। आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैंसर। कीमोथेरेपी का जो उपयोग होता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूषित जल जनित रोग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से दूषित जल जनित रोग नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोराइसिस, जो कि दूषित जल जनित रोग नहीं है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, हैजा और विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है, और टाइफाइड की बात करें दोस्तों तो यह हैजा तथा पीलिया दूषित जल जनित बीमारियां हैं, जबकि फ्लोराइसिस नामक बीमारी का कारण अत्यधिक मात्रा में फ्लोरीन यौगिकों के शरीर में संचय होने से होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जल संक्रामक रोग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉलेरा हैजा, जो कि जल संक्रामक तथा चेचक संसर्जक रोग है, और हैजा जीवाणु जनित तथा चेचक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हैजा। हैजा रोग जो कि दूषित पानी के माध्यम से होता है, और रोगी की प्लीहा और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। आपको बताना है जो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती है वो किसे प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है, और इस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है और मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मायोपिया है उससे क्या तात्पर्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निकट दृष्टि। मायोपिया जो कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इस दोष में ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है। आपको बताना है जो दूरदृष्टि दोष होता है मानव नेत्र में उसे और क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। आपको बताना है कि शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। आपको बताना है जो क्षय रोग होता है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंग्स यानी फेफड़े को। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, और यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है।
आपको बताना है कि इनमें से जो फाइलेरिया रोग होता है वो किस में उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृमि। फाइलेरिया जो कि परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्रकृमि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो निमोनिया होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु। बैक्टीरिया के द्वारा नामक जीवाणु से होता है। कौन सा? तो डिप्लोकोकस नामक जीवाणु से निमोनिया होता है और इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। आपको बताना है कि घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन। घेंघा या ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है और इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? आपको बताना है इनमें से एगोराफोबिया जो होता है वो इनमें से किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खुले स्थान का डर, जो कि एगोराफोबिया या विवृत स्थान भित्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि चॉकलेट जो कि स्वास्थ्य के इसमें किसका अंश अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लेड का। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें लेड का जो अंश होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो ORT होता है वो किसके रोगोपचार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अतिसार। ORT की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है जो अतिसार रोगोपचार से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? 4 ऑप्शन है, बताना है कि प्रदूषित जल पीने से किन लक्षणों का विकास करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाइफाइड। बता दें कि जल में जैविक प्रदूषण विशेषकर हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा गैस्ट्रो जैसे रोग होने की आशंका रहती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोल तथा इथेनॉल। जो गैसोहॉल होता है ये पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? इनमें से बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मछली। अम्ल वर्षा में अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होती है और अम्ल वर्षा से तालाबों की मछलियों की संख्या घट जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। आपको बताना है जो आर्गोटिज्म रोग होता है मवेशियों में किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कवक द्वारा। मवेशियों में जो आर्गोटिज्म रोग नामक कवक द्वारा होता है और इस रोग में मवेशी खाना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गले का सजर्म दाह का कारण है। बताना है कि जो गले का सजर्म और दाह का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जीवाणु। गले में जीवाणु के कारण दाह होता है जिससे गले में जलन होती है और इस रोग के होने से खाना खाने में परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पीलिया गला। आपको बता दें इंसेफेलाइटिस
जो कि मस्तिष्क में होता है, और बृहदांत शोथ जो कि कोलन में होता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो यह यकृत में होता है, और पीलिया भी जो कि गला में नहीं, ये कहाँ होता है, तो ये भी यकृत में होता है यानी लीवर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलेरा को फैलने से रोकने के लिए क्या जरूरी है? आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉलेरा यानी हैजा जैसे संक्रमणीय बीमारी से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है कि वे उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है कि जो चेचक का टीका था उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडवर्ड जेनर ने ही चेचक टीके की खोज सर्वप्रथम की थी, और इस टीके के प्रयोग से भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है इंसुलिन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज पॉल बेंटिंग ने की थी, और इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह इसकी कमी से कारण से होता है तो इंसुलिन नामक हो जाता है। मधुमेह की बात करें तो इंसुलिन की कमी के कारण से ही होता है, और इंसुलिन की कमी से चीनी का अवशोषण नहीं हो पाता और मूत्र मार्ग से यह बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। आपको बताना है जो एलर्जी प्रतिक्रिया है उसके कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दमा अस्थमा, जो कि नामक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, और यह नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है जो विडाल टेस्ट होता है वो किसकी जांच के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टाइफाइड। टाइफाइड के परीक्षण के लिए ही विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके दंश के कारण मलेरिया होता है? चार ऑप्शन है, बताना है कि किसके दंश से मलेरिया रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मादा एनाफिलीज। मलेरिया नामक जो बुखार होता है वो मादा एनाफिलीज के दंश के कारण होता है, और मलेरिया का वास्तविक परजीवी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। और बात करें मादा एनाफिलीज रोग वाहक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मलेरिया का। प्लाज्मोडियम जर्म जो कि मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या कहलाता है? आपको बताना है कि वह मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्त्री एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज जो कि मच्छर शीत ज्वर अर्थात मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। आपको बताना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मलेरिया रोग होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लीहा स्प्लीन को। मलेरिया रोग जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, और यह रोग स्प्लीन प्लीहा को प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है कि सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूलन जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 60 से 65%, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री यानी 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप तथा 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए और एयर कंडीशन कमरे को इसी तापमान और आर्द्रता पर बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दंत क्षय का कारण है। आपको बताना है कि जो दंत क्षय है उसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। आपको बता दें कि विटामिन सी की कमी से दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दांतों से मवाद आने लगता है और बाद में दांत भी गिरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है जो एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिटनस। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेनरी क्वेंडिस ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो ये गलत है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने 1872 में की थी और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कारण की खोज की थी, ये सही है। और वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था और एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा रोग है जो ठीक नहीं किया जा सकता। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो कि आनुवंशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अल्जाइमर रोग, जो कि मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति को खो जाती है और सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारक है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डायबिटीज। स्ट्रोक से खतरे के लिए मुख्य कारक उच्च रक्तचाप, शारीरिक अक्रियता एवं धूम्रपान इत्यादि है और डायबिटीज इसका गौण कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आपको बताना है जो ऑन्कोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैंसर का। बता दें ऑन्कोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है और कैंसर में ऑन्कोजेंस का परिवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। आपको बताना है जो बर्ड फ्लू होता है वो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी H5N1। बर्ड फ्लू एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों से होता है और इसका विषाणु H5N1 है और बर्ड फ्लू का मुख्य कारक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। आपको बताना है इनमें से पेचिश रोग के लिए कौन उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंट अमीबा। एंट अमीबा जो कि प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्मजीव है और जिसकी संक्रमित अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है और यह मनुष्य के कोलोन में पाया जाता है। पेचिश रोग जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फफूंदी द्वारा घटित रोग है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दाद। बता दें, दाद रोग एक प्रकार का चर्म रोग है जो त्वचा पर फफूंदी द्वारा होता है, जिसे रिंग वार्म भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिनीमाता रोग। बात करें इसकी कि सर्वप्रथम 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नामक रोग का पता चला था और जापान की चिस्सो कॉरपोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्वीस द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी इसका असर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में किसके होने के कारण उसके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मीथेनोइक एसिड। बिछुआ पौधा जो कि एक जड़ी बूटी संबंधी शाकीय पौधा है, जिसकी दांतेदार पत्तियों के संपर्क में आने से मानव त्वचा में जलन उत्पन्न होकर खुजली सी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी पत्तियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है, मीथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने पोलियो का टीका विकसित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जोनास एडवर्ड सॉल्क ने पोलियो का टीका, जो कि अमेरिकी विषाणु वैज्ञानिक जोनास एडवर्ड सॉल्क ने विकसित किया था और पोलियो वैक्सीन की खोज की घोषणा सर्वप्रथम 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थैलेसीमिया, जो कि एक आनुवांशिक विकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। आपको बताना है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से पर्यावरण अजैव अवयव का उदाहरण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विंड्स वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव में तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, पवन, जल, मिट्टी आदि आते हैं, जबकि जैव अवयव में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन निर्माण स्वयं करते हैं या उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं ऑक्सीजन गैस उपजात पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है वो कौन सी गैस उस प्रक्रिया का गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं, परंतु रात में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड का गौण उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
पौधे द्वारा CO2 ग्रहण करके O2 मुक्त करते हैं तथा इनमें भोजन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश संश्लेषण बता दें वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। इसके लिए किस वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार जीता था? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने ही प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण क्रिया को समझाया और कैल्विन चक्र का प्रतिपादन किया। इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है कौन सा रंग? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और लाल रंग के बाद इस क्रिया की प्रभावशीलता सबसे अधिक नीले प्रकाश में होती है और सबसे कम प्रभावशीलता बैंगनी रंग में होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। बताना है इनमें से जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति है और कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होते हैं और यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तो वातावरण में उपस्थित मात्रा जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है, अतः यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। जबकि हम बात करें दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और सल्फर डाइऑक्साइड की तो यह वायु प्रदूषक गैसें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोरान। पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से बता दें आपको, जिंक हो गया, बोरान हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीज हो गया तथा निकिल। ये 8 हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीन जो कि एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पौधों में विलगन क्रिया को रोकता है। यह पौधों में वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश का अवशोषण।
पौधों में पर्णहरित प्रायः पत्तियों में पाया जाता है, अतः पत्तों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पर्णहरित प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर बी है, यानी क्लोरीन का होना। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग उसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण होता है और यह हरित लवक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और इस प्रक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली प्रकाश रासायनिक क्रिया तथा दूसरी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्वसन। पौधे रात में ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्ती। पौधों में पत्ती श्वसन अंग होता है और पत्तियां दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि पर्यावरण का जो अजैव अवयव का उदाहरण होता है वो क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु। वनस्पति तथा जानवर दोनों अजैव अवयव हैं, जबकि वायु एक अजैव अवयव का उदाहरण है। इसी प्रकार मिट्टी, जल, ताप आदि भी अजैव अवयव हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो कि सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। पौधे जो कि अपनी पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं, पत्तियों में भोजन संग्रहित नहीं करते, और पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।